ऑलराइट, तो इस डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। अब देखो ये क्या है कि जो हमारा ब्लड होता है, तो उसमें जो पर माइक्रोलीटर में मेजरमेंट्स ली जाती है। पर माइक्रोलीटर में आपके आरबीसी कितने होते हैं? 50 लाख होते हैं। ठीक है जी। प्लेटलेट्स कितने होते हैं? 1.5 से 3.5 लैक्स। ये जो है ये हेल्दी संख्या माना जाता है। वेर एज WBC आर लीस्ट, दैट इज़ 5,000 to 10,000। ठीक है, तो WBC सबसे कम मिलते हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान से याद कर लो कि पर माइक्रो लीटर, पहली बात तो ब्लड में जो भी मेजरमेंट वगैरह किया जाता है वो माइक्रो लीटर में किया जाता है, माइक्रो लीटर में। दूसरी चीज़, आरबीसी सबसे ज़्यादा संख्या में होता है, 50 लाख आरबीसीज होते हैं 1 माइक्रो लीटर में। और फिर प्लेटलेट्स होते हैं 1.5 लाख से 3.5 लाख, और WBCs होते हैं 10,000। ठीक है। नाउ एलम क्या होता है? ये इट इज़ अप्लाई टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम द कट्स एंड वुंड्स। ब्लड इज़ अ कोलॉइडल एंड एल्यूमिनियम आयंस हैव हाई कोएगुलेटिंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो एल्यूमिनियम आयंस हैव हाई कोएगुलेटिंग प्रॉपर्टीज़, इसी वजह से, एंड ब्लड बीइंग कोलॉइडल, तो इस वजह से एलम जो है वो अप्लाई किया जाता है वुंड्स में टू प्रिवेंट क्लॉटिंग। अब ये देखो, ये आपका किडनी का बेसिकली डायग्राम बना हुआ है। तो ये जो आकृति बनी हुई है, देखो इसको, इसमें लेफ़्ट हैंड साइड से डर्टी ब्लड जाता है। किडनीज़ हमारा ब्लड प्योरिफिकेशन का काम करते हैं, तो इधर लेफ़्ट साइड से डर्टी ब्लड जा रहा है। और जो अब आप ये देखो कि पहले लिखा हुआ है बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इज़ नेफ्रॉन, एंड 1 करोड़ नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में। ठीक है, एक किडनी में 1 करोड़ नेफ्रॉन होते हैं। तो अब ये लेफ़्ट साइड से जहाँ आपका डर्टी ब्लड घुस रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज एफरेंट आर्टरियोल्स। ठीक है, अब यहाँ घुसा एफरेंट आर्टरियोल में, लेफ्ट हैंड साइड में घुसा, तो यहाँ पे जो घुसने वाला डायमीटर है दैट इज़ मोर, वेराज उसी के दूसरे सिरे पे लेस डायमीटर है। ठीक है, तो एफरेंट आर्टरियोल्स के एंट्रेंस वाले इलाके में मोर डायमीटर है, तो वहाँ डर्टी ब्लड घुस जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर उसी में बीच में जाके फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है। अब ये देखो, ये बोमेंस कैप्सूल है, तो बोमेंस कैप्सूल में बीच वाले इलाके में आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है। अब वहाँ पे जब आया ये एफरेंट आर्टरियोल से पास किया डर्टी ब्लड, फिर यहाँ पे फ़िल्टर हुआ, फ़िल्टर होने के बाद यहाँ बोमेंस कैप्सूल में आया। बोमेंस कैप्सूल में क्या हुआ, यहाँ से फिर PCT में गया। PCT क्या होता है? PCT क्या फुल फॉर्म होता है PCT का? नीचे कहीं लिखा होगा नहीं? तो ठीक है, वोमेंस कैप्सूल से PCT में गया। तो अब देखो यहाँ पे नंबरिंग भी हुई है, ये फर्स्ट है। फर्स्ट इज़ बेसिकली एफरेंट आर्टरियोल्स, जहाँ पे ज़्यादा डायमीटर है वहाँ पे डर्टी ब्लड घुसा, वहाँ फिल्ट्रेशन प्रोसेस हुआ, वहाँ से ब्लड घुस गया वोमेंस कैप्सूल में, राइट। फिर तुम्हारा सेकंड नंबर पे आ रहा है तुम्हारा PCT, और थर्ड नंबर पे आ रहा है DCT। तो एक्चुअली वोमेन कैप्सूल को भी नाम देना चाहिए था। तो ये एफरेंट आर्टरियोल्स में घुसा नंबर 1, उसके बाद वोमेंस कैप्सूल में गया, उसके बाद PCT में गया, PCT में उसके बाद PCT के आगे जब बढ़ते हैं तो आपको लूप ऑफ हैनली मिलता है। और लूप ऑफ हैनली में क्या हो रहा है? अब लूप ऑफ हैनली में क्या हो रहा है? ग्लूकोज Na+K+ एब्जॉर्ब्ड, और यूरिया छोड़ देते हैं, बस यूरिया रह जाता है, जबकि ग्लूकोज, सोडियम और पोटेशियम आयंस आर एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी। तो दैट हैपन्स इन द हैनली लूप, बेसिकली एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ जब फिल्ट्रेशन होता है तो फिल्ट्रेशन में क्या बेसिकली फ़िल्टर होके आपको ब्लड में क्या क्या आता है? यूरिया, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम आयंस, वाटर। अब ये सारी चीज़ें जब आगे बढ़ती हैं तो इनमें से कुछ चीज़ें लूप ऑफ हैनली में एब्जॉर्ब हो जाता है, सोडियम, पोटेशियम आयंस और ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, कुछ हद तक वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाता है। जितना वाटर और यूरिया रह जाता है वो आगे पास ऑन हो जाता है और DCT में चला जाता है। और यहाँ फिर से चेक किया जाता है कि ब्लड में कुछ भी एक्सेस है तो यहाँ
कि स्ट्रीम कंटेनिंग यूरिया में ऐड कर दिया जाता है विद वाटर, ठीक है। तो डीसीटी में कुछ भी जैसे ज़रूरी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं लूप ऑफ एनली में, उसके बाद कुछ भी एक्सेस में रह जाता है तो फिर डीसीटी के पास डीसीटी में भेज दिया जाता है, वहाँ पे यूरिया और वाटर के साथ मिक्स करके एक्सपेल कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये है लूप ऑफ एनली। तो दैट इज़ द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ बोमेंस कैप्सूल एंड नेफ्रॉन वगैरह, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में देखो तीन हो रहा है। ये पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो बोमेंस कैप्सूल के स्टार्टिंग में ही हो गया था। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। रीअब्जॉर्प्शन में बेसिकली जो एसेंशियल सोडियम पोटेशियम आयंस हैं, ग्लूकोज है, वो लूप ऑफ एनली में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। फिर फाइनली सेक्रीट हो जाएगा, सेक्रीशन। तो 3 स्टेप में हो रहा है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स इन द बोमेंस कैप्सूल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यूरिया, ग्लूकोज, Na+, K+, ये सब फिल्टर कर दिया जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। रीअब्जॉर्प्शन मैंने बताया पीसीटी एंड लूप ऑफ एनली दोनों जगह पे रीअब्जॉर्प्शन होता है। पीसीटी रीअब्जॉर्प्शन अकर्स इन पीसीटी एंड लूप ऑफ एनली, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स इन बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। देन फिर फाइनली सेक्रीशन हो जाता है। सेक्रीशन, एनीथिंग एल्स एक्सेस इन ब्लड इज एडेड टू द डीसीटी अलॉन्ग विद इम्प्योरिटीज़। तो एनीथिंग एल्स एक्सेस इन ब्लड इज एडेड टू डीसीटी अलॉन्ग विद इम्प्योरिटीज़, ठीक है। तो ये हो गया, तो समझ में आ गया ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड देन सेक्रीशन। फिर अमोनोटेलिक क्या होता है? अब ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अमोनोटेलिक श्रेणी में रखा जाता है जिनके एक्सक्रीटरी सब्सटेंस में अमोनिया मिलता है, ठीक है। फिर यूरियोटेलिक सिमिलरली जिनमें यूरिया मिलता है, और यूरिकोटेलिक में तो जिनमें मेरे ख्याल से यूरिक एसिड मिलता है, ठीक है। तो यूरिक एसिड बर्ड्स हो गया, ठीक है, छिपकली वगैरह हो गई, बर्ड्स, छिपकली और सांप भी उसी में आ गया, तो वो यूरिकोटेलिक हो गया, ठीक है। यूरियोटेलिक में तो हम ही लोग आ गए, मैमल्स वगैरह, यूरिया एंड एम्फीबियंस। देन अमोनोटेलिक में तुम्हारे ये सब हो जाते हैं, अमोनिया सेक्रेट करते हैं, एनालिड, वर्म्स वगैरह जो होते हैं, अर्थवर्म, एनालिड, मोलस्क हो गया, ठीक है, मोलस्क, ऑक्टोपस मोलस्क में आता है, और प्रोटोजोन्स भी होते हैं जैसे। तो फिर प्रोटोजोन भी क्या करते हैं, अमोनोटेलिक करते हैं वेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये हो गया 3 प्रकार के ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ वेस्ट दे जनरेट, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। नाउ ब्लड फ्लोज इन किडनी थ्रू द रीनल आर्टरी एंड फ्लोज आउट ऑफ द किडनी फ्रॉम द रीनल वेन। तो ये ध्यान रख लो, वैसे देखा जाए तो आर्टरीज पुश द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, और वेन्स ब्रिंग द ब्लड टूवर्ड्स हार्ट। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, रीनल आर्टरी ब्रिंग्स द ब्लड इन द किडनी एंड रीनल वेन, और रीनल वेन की बात करें तो इट फ्लोज आउट, द ब्लड फ्लोज आउट फ्रॉम द किडनी अवे from the renal vein. It flows out of the kidney from the renal vein, whereas blood flows inside the kidney through the renal artery. तो ये हो गया clear. Now which part of the body maintains body temperature? So ये काफ़ी unique सा point to remember है, lungs. The part of the body that maintains body temperature, that is lungs, ठीक है। फिर human urine की बात करें तो 95% water है, 2.5% यूरिया है, and it has a pH of 6. सो इट इज़ स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। आवर ह्यूमन यूरिन इज़, उसमें मैंने बताया हम लोग मैमल्स हैं, तो मैमल्स प्रोड्यूस यूरियोटेलिक वेस्ट, तो उसमें थोड़ी मात्रा में 2.5% में यूरिया होता है, बाकी वाटर होता है, ठीक है। नाउ इट इज़ स्लाइटली येलो ड्यू टू अ केमिकल कॉल्ड यूरोक्रोम प्रेजेंट इन द यूरिन। द किडनी सेक्रीट्स हार्मोन्स लाइक एराइथ्रोपोइटिन, रेनिन, कैल्सिट्रॉल। अब ये हार्मोन्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्सिट्रॉल और रेनिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एराइथ्रोपोइएटिन भी याद कर लो, ठीक है। कैल्सिट्रॉल और रेनिन भी याद कर लो। एराइथ्रोपोइएटिन ये भी किडनी सेक्रेट करता है हार्मोन। नाउ नॉर्मल ह्यूमंस 1.5 लीटर यूरिन पर डे प्रोड्यूस करते हैं। फॉर दैट 15,000 लीटर्स ऑफ ब्लड इज प्योरिफाइड। माय गॉड।
तो सोच लो कितना हाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है, मतलब 15,000 लीटर वर्थ ऑफ ब्लड प्योरीफाई होता है, तब जाके 1.5 लीटर यूरिन पर डे निकलता है। 15,000 लीटर्स ऑफ ब्लड इज़ प्योरीफाइड पर डे, ठीक है, तब जाके 1.5 लीटर यूरिन पर डे निकलता है। और 1.2 लीटर्स ब्लड इज़ प्योरीफाइड पर मिनट बाई किडनी टू जनरेट 1 मिलीलीटर ऑफ यूरिन। ये भी याद कर सकते हो, बट आई थिंक ये फैक्ट ज़्यादा ईजी टू रिमेंबर है। अब क्वेश्चन में ठीक है, मतलब 15,000 लीटर ब्लड स्कैन करेंगे तब जाके 1.5 लीटर निकलेगा। तो आप ऐसे भी याद कर लो कि अगर लगभग 1.2 लीटर्स या 1.5 लीटर ब्लड स्कैन करोगे तो 1 ml ऑफ यूरिन निकलेगा, ठीक है, ये भी ठीक है। देन रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल इन द ब्लड इज़ नॉट फंक्शन ऑफ किडनी रादर इट इज़ द रोल ऑफ पैंक्रियाज विच सेक्रेट्स इंसुलिन। तो वो पैंक्रियाज, ये तो मुझे पता है, ठीक है, शुगर लेवल इन द ब्लड इज़ मेंटेन्ड बाय पैंक्रियाज थ्रू द हार्मोन इंसुलिन, वेराज द ये क्या लिखा है, द बॉडी टेम्परेचर इज़ मेंटेन्ड थ्रू लंग्स, ठीक है, लंग्स की मदद से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। नाउ कमिंग टू द ग्लैंड्स, तो एक बार इसको सेव कर लेते हैं, राइट। तो अब ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स में पहले आता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड में आपको 3 हार्मोन के नाम याद रखने हैं, ठीक उसी तरह से पैंक्रियाज सेक्रेट इंसुलिन, वैसे थायराइड ग्लैंड सेक्रेट्स 3 हार्मोन्स। एक का नाम है T3 ट्राई आयोडीड थायरोनिन, एक का नाम है T4 दैट इज़ कॉल्ड एज थायरोक्सिन, और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ट्राई आयोडीड थायरोनिन, इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। एंड फाइनली कैल्सिटोनिन। नाउ डोंट कंफ्यूज दिस विद कैल्सिट्रॉल। कैल्सिट्रियोल along with renin and I think इसका क्या नाम है, erythropoietin, these 3 are hormones secreted by kidneys, ठीक है। whereas ये क्या है, calcitonin for bone formation, this is a hormone secreted by thyroid gland। तो फिर से बता देते हैं, calcitonin is different, calcitriol is different, ठीक है। तो triiodide thyronin that is T3 whereas T4 is thyroxine एंड देन कैल्सिटोनिन। नाउ एक चीज़ ये ट्रिक है कि इनके हार्मोन्स के नाम के अंत में IN आ रहा है, ठीक है, तो समझ लेना कि ये दीज हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। मूविंग ऑन, अब पैराथायराइड ग्लैंड की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दैट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, और इससे अगर कोई हार्मोन होता है तो अभी हम बता देते हैं, हाँ होता है इससे। ये एक हार्मोन है जिसका नाम है PTH, मेरे ख्याल से पैराथायरॉक्सिन नाम होता है। सो इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू नर्वस मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। तो बस एक कीवर्ड याद रखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रदान करता है ये, और अगर इसकी कमी हो जाए तो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल होने लगता है, जैसे टेटनी बोलते हैं, या रिटार्डेड बोन्स वगैरह बनती हैं। फिर कई बार हम लोग नहीं बोलते हैं पिंडली चढ़ गई, तो दैट इज़ इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, राइट। तो दैट इज़ गवर्न बाय PTH हार्मोन विच इज़ सेक्रेटेड बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, विच वर्क्स इंडिपेंडेंट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। और ओवर सेक्रीशन ऑफ PTH अगर हो जाता है तो फिर ऑस्टियोपेरोसिस, किडनी स्टोन, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। तो लॉस ऑफ एपेटाइट तो बहुत कॉमन हो गया, आप ये दोनों याद रखो, ऑस्टियोपेरोसिस और किडनी स्टोन्स हो जाता है अगर तुम्हारा ओवर सेक्रीशन ऑफ PTH हो जाता है, ठीक है। PTH का ओवर सेक्रीशन लीड्स टू किडनी स्टोन्स या फिर ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये हो गया पैराथायरॉयड ग्लैंड, इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रदान करता है मस्कुलर, स्केलेटल एज वेल एज नर्वस सिस्टम को। अभी हम देख रहे थे थायरॉयड ग्लैंड, वहाँ पे इंपॉर्टेंट थे 3 हार्मोन्स, कैल्सिटोनिन, ट्राईआयोडिड थायरोनिन एंड थायरोक्सिन दैट इज़ T4। अब इसकी कमी से क्या होता है, कमी हाइपो ऑफ थायरोक्सिन, तो इससे क्रेटिनिज्म हो जाता है, दैट इज़ मेंटल रिटार्डेशन, और माइक्सोडेमा हो जाता है, दैट इज़ स्वेलिंग, एंड गॉइटर भी हो जाता है अगर कमी रह गई, और हाशीमोटो डिजीज़ हो जाता है इससे। तो देखो कई नाम है यहाँ पे याद करने के लिए, पहले क्रेटिनिज्म, फिर माइक्सोडेमा, गॉइटर एंड हाशीमोटो। तो माइक्सोडेमा, हाशीमोटो, गॉइटर, माइक्सोडेमा, हाँ माइक्सोडेमा किससे होता है, हाइपोसेक्रीशन ऑफ
थायरॉक्सिन, हाइपोसेक्रीशन, माइक्सोडेमा, गॉइटर, हाशीमोटो एंड क्रेटिनिज्म। ठीक है, क्रेटिनिज्म हो गया, माइक्सोडेमा हो गया, गॉइटर हो गया, हाशीमोटो हो गया। इसके बाद अगर इसकी अधिकतम हो जाती है, ज़्यादा हो जाता है, तो फिर तुम जानते हो कि enhances mental activity to change behavior thus called as temperament gland। तो थायरॉक्सिन अगर ज़्यादा हो जाता है तो टेम्परामेंट चेंज होता है बहुत तेज़ी से। एक्सॉप्थैल्मिया बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज़ हो जाता है, प्लमर डिजीज़ हो जाता है। तो ये सब नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्रेव और प्लमर डिजीज़ किससे होता है? ग्रेव प्लमर एक्सॉप्थैल्मिया T4 यानी थायरॉक्सिन के ओवर सेक्रीशन यानी हाइपर सेक्रीशन से होता है। इसको टेम्परामेंट हार्मोन भी बोलते हैं थायरॉक्सिन को, ठीक है। हाँ, तो इसके ओवर सेक्रीशन से ग्रेव प्लमर और ग्रेव डिजीज़, प्लमर डिजीज़ और एक्सॉप्थैल्मिया ये हाइपर सेक्रीशन होता है। हाइपो से क्या होता है? हाइपो से माइक्सोडेमा, हाशीमोटो, गॉइटर और एक और था क्रेटिनिज्म, ठीक है। तो कैसे याद होगा ये? GHCM, ठीक है। तो CMGH हो गया। तो थायरॉक्सिन के कमी से क्या होता है? गॉइटर होता है, माइक्सोडेमा होता है, हाशीमोटो होता है और क्रेटिनिज्म होता है। जबकि हाइपर सेक्रीशन से ग्रेव डिजीज़ होता है, प्लमर डिजीज़ होता है और एक और दैट इज़ एक्सॉप्थैल्मिया, ठीक है। फिर ये हमने बता दिया पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रदान करता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और अगर ये इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन मसल अगर कमी हो जाती है इसकी, तो फिर इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन मसल होने लगता है, टेटनी बोलते हैं उसको। और अधिकतम हो जाती है तो किडनी स्टोन्स होने लगते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। अब एड्रिनल ग्लैंड में देखो दो चीज़ें होती हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला, ठीक है। तो ऊपरी सतह मेरे ख्याल से कॉर्टेक्स बोलते हैं और नीचे अंदर वाली तो मेड्यूला बोलते हैं। इट इज़ लोकेटेड अबव किडनीज। ईच ग्लैंड हैज़ आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीजेस एल्डोस्टेरोन which regulates NaCl in ECF, BP and osmotic pressure। कॉर्टिज़ोल, तो ये केवल नाम याद रख लो, इतना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स बेसिकली एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिस्टोल दो हार्मोन सेक्रेट करते हैं ना। कॉर्टिसोल की अगर बात करें, वो अगर अधिक तो हो जाता है तो हाई ब्लड शुगर एंड फैट कॉजिंग कुशिंग डिजीज़, ठीक है। कॉर्टिज़ोल ज़्यादा होएगा तो क्या होएगा? हाई ब्लड शुगर हो जाएगा और फिर कुशिंग डिजीज़ हो जाएगी। वेराज कॉर्टिज़ोल्स की कमी होगी तो एडिसन्स डिजीज़ हो जाएगा विच कॉजेस डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो क्लियर है। उसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें तो इट रिलीजेस एंड्रोजन इन बोथ मैन एंड women। Adrenal virilism is a condition in which women when they develop male characteristics due to excess androgen in females। और तो ये तो कॉर्टेक्स की बात हो गई। ये सारे हार्मोन जो मैंने बताए ये सारे कॉर्टेक्स से रिलीज़ किए जा रहे हैं, कॉर्टेक्स से। वेराज एड्रिनल मेड्यूला रिलीजेस एड्रेनालिन एंड नोरा एड्रेनालिन, ठीक है। तो ये दो हार्मोन्स जो हैं ये मेड्यूला से निकलते हैं, नॉट कॉर्टेक्स। एंड एड्रिनल विरिलिज्म ये एंड्रोजन की इरेगुलरिटी से होता है, ठीक है। फीमेल्स में अगर जैसे women when they develop male characteristics due to excess एंड्रोजन, ठीक है। तो ये सारे ग्लैंड्स हो गए, ठीक है। अब एक बार और देख लेते हैं ये क्या है। मैंने बताया थायराइड ग्लैंड सबसे पहले। सो थायराइड ग्लैंड में क्या है कि थायराइड ग्लैंड में ट्राई आयोडिड थायरोनिन दैट इज़ T3, फिर थायरॉक्सिन दैट इज़ T4 और एक और था एक और क्या था, कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो 3 हार्मोन्स ये हो गए, सबके नाम के अंत में आयन आ रहा है। अब थायरॉक्सिन का अगर हाइपोसेक्रीशन होगा तो क्रेटिनिज्म हो जाएगा, ठीक है। क्रेटिनिज्म होगा और क्या होएगा, माइक्सोडेमा हो जाएगा और गॉइटर हो जाएगा और हाशीमोटो डिजीज़ हो जाएगा। तो ये सब कुछ कब हो रहा है? जब हाइपोसेक्रीशन हो रहा है ऑफ थायरॉक्सिन।
हाइपर सिक्रीशन होगा तो टेम्परामेंट चेंज होगा, ग्रेव डिजीज़ होगा, प्लमर डिजीज़ होगा और एक्सॉप्थैल्मिया होगा, राइट, दैट इज़ थायराइड ग्लैंड। फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात करते हैं। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड में क्या है, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पीटीएच नामक हार्मोन सेक्रेट करता है जिससे कि इलेक्ट्रिकल चार्ज मिलता है हमारे सिस्टम्स को। अब अगर कमी हो जाती है पैराथायरॉयड ग्लैंड की, कमी हो जाएगी तो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन मसल कॉल्ड एज टेटनी एक कंडीशन हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगा तो ऑस्टियोपोरोसिस और किडनी स्टोन्स हो जाएगा, ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन। देन एड्रिनल की बात करें, एड्रिनल ग्लैंड की, तो उसमें दो पोर्शंस होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। तो जो मेड्यूला वाला होता है वो सेक्रेट करता है एड्रेनालिन और नोरा एड्रेनालिन, जबकि हम आउटर कॉर्टेक्स की बात करें तो वो एल्डोस्टेरोन रिलीज़ करता है और कॉर्टिज़ोल रिलीज़ करता है। अब कॉर्टिज़ोल की अधिकता से कुशिंग डिजीज़ हो जाता है, शुगर बढ़ जाता है, फैट हो जाता है, ठीक है, और कमी से, कॉर्टिज़ोल की कमी से क्या होता है, एडिसन डिजीज़ हो जाता है ड्यू टू डिहाइड्रेशन। फिर एक और चीज़ है, एड्रिनल कॉर्टेक्स एक और हार्मोन सेक्रेट करता है कॉल्ड एज एंड्रोजन। अब अगर वीमेन में एंड्रोजन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर दे विल डेवलप सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड एज एड्रिनल विरलिज्म। तो ये हमने 3 ग्लैंड्स पढ़े। अब इसके बाद थाइमस ग्लैंड है, इट इज़ फंक्शनल ओनली टिल द बॉडी रीचेस प्यूबर्टी, ठीक है, तो दैट इज़ थाइमस ग्लैंड। फिर पाइनियल ग्लैंड की बात करें तो इट इज़ पाइन कोन शेप्ड, ठीक है, इट इज़ पाइन कोन शेप्ड। देन पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं। सो पिट्यूटरी ग्लैंड चूँकि बहुत ज़्यादा हैं उसमें, वी विल कम बैक टू दैट लेटर। पहले ये देखो थाइमस ग्लैंड। अब थाइमस 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, थाइमोसिन एंड थाइमोपोएटिन। नाउ डोंट कंफ्यूज दैट विथ इराइथ्रोपोएटिन। ये इराइथ्रोपोएटिन है विच इज सेक्रेटेड बाय किडनी, दैट इज़ डिफरेंट, एंड थाइमोपोएटिन इज सेक्रेटेड बाय थाइमस ग्लैंड अलॉन्ग विद थाइमोसिन, ठीक है, नाम से पकड़ लोगे, वैसे थाइमो लिखा है दैट मीन्स थाइमस ग्लैंड, तो इतना यार रटने की ज़रूरत नहीं है। सो ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, दे हेल्प इन डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी सेल्स। टी सेल्स आर बेसिकली डेरिवेटिव्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, तो डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी सेल्स, तो ये काम है थाइमस ग्लैंड का। देन पाइनियल ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड में सबको पता है मेलेटोनिन सेक्रेट करता है विच मेंटेन्स द बॉडी इंटरनल क्लॉक ऑल्सो नोन एज सर्केडियन रिदम। मोर मेलेटोनिन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट्स डार्कर, तो ये भी याद कर लो, डार्क हो गया तो मेलेटोनिन प्रोड्यूस होगा, तभी जाके इंसान को नींद आएगी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। पहला हार्मोन है सोमैटोट्रोपिन और ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, तो ये इसके हाइपर सेक्रीशन से जाइजेंटिज्म हो जाता है जिसको एक्रोमेगाली भी बोलते हैं, और कम होगा तो फिर डॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन इज़ अनदर हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसमें फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है और एक ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन से क्या होएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में, और एस्ट्रोजन प्रोडक्शन इन ओवरी इन फीमेल्स, ठीक है। वेराज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन से टेस्टोस्टेरोन बनेगा और ओवल्यूशन होगा। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन से क्या होएगा, अब ये देखो क्लियर हो गया। वहाँ मैंने पढ़ा था लेडिक सेल्स, सो L स्टैंड्स फॉर लेडिक which was responsible for the formation of testosterone. Similarly, L stands for luteinizing, तो यहाँ भी L आ रहा है, that means it is associated with testosterone formation, ठीक है, luteinizing hormone। और यहाँ ovulation in female, ठीक है। जबकि follicular stimulating hormone से क्या होता है, मेंस में spermatogenesis हो जाता है, और यहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोडक्शन इन ओवरी, ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद एक प्रोलैक्टिन है, इससे आई थिंक वो बनता है, मदर्स मिल्क बनता है। और चौथा भी एक होता है TSH, तो TSH इट रेगुलेट्स द थायराइड हार्मोन सेक्रीशन, ठीक है। और एक होता है ये ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, रेगुलेट सेक्रीशन ऑफ स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन दैट रेगुलेट्स द सेक्रीशन ऑफ स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, ठीक है। अभी मैंने जब ऊपर पढ़ रहे थे तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से मैंने बताया था कि कॉर्टिसोल निकलता है, जिसके हाइपर सेक्रीशन से क्या होता है,
और हाइपो से क्या होता है, तो अगर कॉर्टिसोल ज़्यादा हो जाएगा तो कुशिंग डिजीज़ और ग्लूकोज और फैट हो जाता है, हाइपो हो जाएगा तो फिर एडिसन डिजीज़ टू डिहाइड्रेशन हो जाता है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है जो कि कॉर्टिसोल से जुड़ा हुआ होता है, बेसिकली कुछ रेगुलेट करता है सेक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल, ठीक है। TSH की बात करें तो इट रेगुलेट्स थायराइड हार्मोन सेक्रीशन। तो अब क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। सोमैटोट्रोफिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। हाइपर सेक्रीशन से जाइजेंटिज्म, कम होता है तो ड्वार्फिज्म, दैट इज सोमैटोट्रोफिन। गोनाडोट्रोफिन में हमने 2 पढ़े, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन से टेस्टोस्टेरोन बनता है मेल में और ओव्यूलेशन होता है फीमेल में। और जो तुम्हारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उससे क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है मेल में और एस्ट्रोजन फॉर्मेशन होता है फीमेल में। तो दैट इज़ ऑल अबाउट गोनाडोट्रोफिन। इसके बाद फिर तुम्हारा ये है प्रोलैक्टिन भी पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है। फिर उसके बाद है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH, जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है कॉर्टिसोल सेक्रीशन का बाय द एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। और एक है ये लास्ट में तुम्हारा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड को, ठीक है। और एक और है यहाँ पे वैसोप्रेसिन, जिसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। तो इट मेंटेन्स बैलेंस ऑफ वाटर इन द बॉडी एंड सोडियम लेवल्स इन द ब्लड। हाइपोसेक्रीशन कॉजेज डायबिटीज़ इंसिपिडस, तो अगर ये कम होगा ना तो डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज इन द यूरिन, तो डिहाइड्रेशन होगा। तो बेसिकली अगर वैसोप्रेसिन कम होगा तो पानी ज़्यादा निकलेगा, यही मैं कह रहा हूँ। वैसोप्रेसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसका नाम ही है ADH वैसोप्रेसिन का। इट इज़ गवर्न्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ वाटर इन द बॉडी एंड सोडियम लेवल्स इन द ब्लड। तो अगर ये कम निकलेगा तो पानी ज़्यादा निकलेगा। अगर ये ब्लड में कम होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वैसोप्रेसिन कम होगा, वैसोप्रेसिन मीन्स अगर ADH कम होगा ब्लड में तो पानी ज़्यादा बह जाएगा शरीर से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, दैट विल कॉज डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। इसके बाद एक है मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन आर आल्सो गवर्न अंडर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो मेलानिन एज वेल एज ऑक्सीटोसिन ये भी इसमें जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो अब ये सारे ग्लैंड्स देख लिए, बस पैंक्रियाज रह गया है, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं। अब पैंक्रियाज, इट्स एंडोक्राइन पार्ट इज कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। पैंक्रियाज में 2 होता है, एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन होता है। अब जो एंडोक्राइन वाला पार्ट होता है उसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। बीटा सेल्स सेक्रेट इंसुलिन विच इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू ब्लड शुगर लेवल्स, ठीक है। whereas alpha cell releases glucagon which converts glycogen to glucose, ठीक है। और डेल्टा सेल्स होते हैं ये सोमैटोस्टेटिन भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड में जो गोनाडोट्रोफिन होते हैं उसमें भी फर्दर एक होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस करता है और फीमेल्स में एस्ट्रोजन प्रोडक्शन करता है। तो एस्ट्रोजन प्रोडक्शन से क्या होता है, ये सब होता है। देखो, प्यूबर्टी कॉजेज हिप एंड लेग्स ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ठीक है, इन द फीमेल्स। तो ये हो गया। अब ये मैं पढ़ चुका हूँ कि रेनिन, कैल्सिट्रियोल एंड एराइथ्रोपोएटिन दीज आर रिलीज्ड बाय द किडनीज। फिर ये भी पढ़ लिया मैंने। अब पैंक्रियाज में जो एंडोक्राइन है दैट इज़ कॉल्ड एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। वेराज बीटा सेल्स की बात करें तो बीटा सेल्स करते हैं सेक्रेट इंसुलिन, अल्फा सेल्स कन्वर्ट करते हैं ग्लूकाजन विच सेक्रेट करते हैं ग्लूकाजन दैट कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ठीक है। और डेल्टा सेल्स दे सेक्रेट सोमैटोस्टेटिन, ठीक है। इतना रट लो, ये हो गया बस। अब इसके अलावा क्या बचा, प्रोजेस्टेरोन बाय कॉर्पस ल्यूटियम इन ओवरीज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्दी प्रेगनेंसी एंड यूटेरिन लाइनिंग टू रिसीव द जाइगोट। तो अब ये कर लो, बेसिकली हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए क्या करना होता है, प्रोजेस्टेरोन, दिस इज हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन इज रिलीज्ड बाय कॉर्पस ल्यूटियम एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूटेरिन लाइनिंग एंड हेल्दी प्रेगनेंसी, ठीक है। वाइल रिलैक्सिन वाइडन्स द सर्विक्स फॉर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो ये 2 हार्मोन्स और इम्पॉर्टेंट है, ये याद कर लो।
अलॉन्गसाइड एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरॉन याद कर लो, that produces uterine lining and corpus luteum in the ovaries, responsible for healthy pregnancy. So progesterone is responsible for healthy pregnancy by activating corpus luteum to make uterine lining to receive the zygote. Then relaxin, ये जानते हो वाइडनिंग में मदद करता है. तो एक तरह से ये सारे हमने देख लिए. सोमैटोस्टेटिन याद रखना, दैट इज़ रिलीज बाय डेल्टा सेल्स. ठीक है ना, ये सारे हो गए. अब देखो ये है कि इवन दो एन एनिमल इज़ फेड विथ कार्बोहाइड्रेट्स रिच डाइट, इट्स ब्लड शुगर रिमेन्स कांस्टेंट. ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू हार्मोन्स ऑफ पैंक्रियाज. इन ह्यूमंस द हार्मोन फॉर स्टिमुलेटिंग रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव जूस इज कॉल्ड सेक्रेटिन. मतलब सबसे पहले जो, अब देखो ये कई लेयर में होता है. द फर्स्ट वन टू गेट सेक्रेटेड इज सेक्रेटिन. अब ये फर्दर इंड्यूस करता है बाकी अन्य हार्मोन्स या एंजाइम्स को. ठीक है, तब जाके डाइजेशन स्टार्ट होता है. तो इन ह्यूमंस द हार्मोन फॉर स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव जूस इज कॉल्ड एज सेक्रेटिन. द हार्मोन फॉर स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव जूस इज कॉल्ड सेक्रेटिन. पैंक्रियाज के जो अल्फा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ करते हैं, विच इज़ अ पेप्टाइड प्रोटीन. पेप्टाइड प्रोटीन होता है हार्मोन, और ये हार्मोन होता है, नॉट एंजाइम. सो इंसुलिन इज़ अ पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन सिमिलर टू ऑक्सीटोसिन विच इज़ ऑल्सो पेप्टाइड कंटेनिंग द मेटल जिंक. ठीक है, तो इंसुलिन में क्या होता है? जिंक होता है, याद रखना. इंसुलिन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रूट्स ऑफ दहलिया. ठीक है, रूट्स ऑफ दहलिया से तुम इंसुलिन बना सकते हो. और इंसुलिन में याद रखना एक मेटल दैट इज़ फाउंड, दैट इज़ जिंक. तो अगर किसी में जिंक नहीं, मतलब इंसुलिन नहीं बन पा रहा है शरीर में इनफ, तो उसे जिंक सप्लीमेंट देना अच्छा रहेगा. ठीक है, वेयर एज थायरॉक्सिन इज़ एन अमीनो एसिड. तो ये डिस्टिंक्शन रट लो कि ऑक्सीटोसिन एज वेल एज इंसुलिन, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पेप्टाइड प्रोटीन, वेयर एज थायरॉक्सिन इज़ एन अमीनो एसिड. ठीक है, थायरॉक्सिन इज़ एन अमीनो एसिड एंड इंसुलिन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम द रूट्स ऑफ दहलिया. इन डायबिटीज़ इंसिपिडस जो मैंने बताया था, ये किससे होता है? बेसिकली एक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन या ADH, जो कि गवर्न होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और अगर वो कम होता है तो पानी ज़्यादा निकल जाता है. तो अगर lack of ADH releases too much water to be passed from the body in the form of urine, that causes diabetes insipidus. Alcohol causes lesser production of vasopressin or ADH, thus causing frequent urination and loss of water from the body. तो ये assertion reason में पूछ सकता है कि जो लोग अल्कोहल इत्यादि के आदी होते हैं तो उनके शरीर में वैसोप्रेसिन कम हो जाता है, तो उससे फिर लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर इज़ रिलीज्ड एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन अकर्स, तो उससे डिहाइड्रेशन होता है. नाउ हिली एरियाज आर नेचुरली डेफिशिएंट इन आयोडीन इन इट्स सॉइल, वाटर एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. Thus people in hilly areas often suffer from iodine deficiency causing goiter. अब goiter myxedema मैंने बताया था कि थायरॉक्सिन के हाइपोसेक्रीशन से क्या होएगा? goiter होगा, myxedema होगा, और क्या था यार? हाशिमोटो होगा, और एक और था myxedema, goiter, हाशिमोटो, और सी से क्या था? क्रेटिनिज्म था. ठीक है, क्रेटिनिज्म. तो जो हिली एरियाज़ में लोग रहते हैं उनके डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि मिट्टी में नहीं होता वहाँ आयोडीन, तो खाने में कैसे जाएगा? तो उसकी वजह से उनको गॉइटर वगैरह हो जाता है. देन पैराथायरॉयड ग्लैंड सेक्रीट्स पैराथायरॉयड हार्मोन विच इज़ अगेन पेप्टाइड प्रोटीन, कह सकते हैं पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन, दैट ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स लेवल्स. अभी PTH के बारे में हमने देखा था ना, इनवॉलंटरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था. तो टेटनी हो जाता था हाइपोसेक्रीशन में, और हाइपर सेक्रीशन में क्या होएगा? ये पैराथायरॉयड हार्मोन का. हाइपर में क्या था? किडनी स्टोन्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस. ठीक है, तो आई थिंक इट इज़ रिलेटेड टू कैल्शियम, इसीलिए ऐसा हो रहा है. तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ब्लड कैल्शियम लेवल डायरेक्टली रिलेटेड है पैराथायरॉयड हार्मोन से. गड़बड़ हुआ तो किडनी स्टोन बनेगा या फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा. द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड. स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड. स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया.